नमस्कार। रिपब्लिक भारत डिजिटल के इस खास पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। भारत में हर साल गठिया यानी कि अर्थराइटिस के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और साथ ही जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज जिनकी संख्या में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत धीरे धीरे दुनिया के अंदर जॉइंट रिप्लेसमेंट की जो कैपिटल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है और अब ये सर्जरीज, बड़ी बात यह है कि पूरी तरह से सफल भी हो रही हैं, बहुत नॉर्मल हो चुकी हैं। लोग बहुत ज्यादा संख्या में सर्जरीज करा रहे हैं। वहीं अगर हम के रुझानों की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि ये सर्जरीज खास तौर पर मेट्रो सिटीज के जो बाहर के टाउन बी हैं वहां पर ज्यादातर देखने को मिल रही हैं और वहां पर जो लोग ये सर्जरीज करा रहे हैं तकनीक की मदद से उसमें इतना अपग्रेडेशन हुआ है इन बी सिटीज के अंदर, इन शहरों में, कि मरीजों को वहां पर बहुत बेहतर इलाज जो है वो मिल पा रहा है, जिससे इन ग्रेट बी सिटीज के अंदर महानगरों की यात्रा करने वालों की जो संख्या है वो बेहद कम हुई है। अब लोगों को मेट्रो सिटीज के लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जाने की जरूरत नहीं महसूस होती है। भारत में ऑर्थोपेडिक देखभाल में भी एक बहुत बड़ा बदलाव हम पिछले वक्त में देख रहे हैं और अगले अगर 10 सालों की बात हम कर रहे हैं तो उसमें रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट जो सर्जरीज होंगी, जो प्रक्रियाएं होंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। इसकी भी उम्मीद मेडिकल सेक्टर में जताई जा रही है। वहीं एक्सपर्ट्स ये भी एस्टिमेट कर रहे हैं कि भारत में रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की का जो प्रोसेस है वो आने वाले वर्षों के अंदर 2.5 के आंकड़े में, यानी कि तकरीबन 5 से 10 सालों के अंदर अंदर ये 10 से 15% की स्पीड से इंक्रीज करेगा और लगातार जो ये रोबोटिक सर्जरीज हैं अर्थराइटिस को लेकर, इसे प्रेफर जो है वो लोग करते हुए नजर आएंगे। और इस वृद्धि का जो मुख्य कारण है वो टेक्नोलॉजी का लगातार बदलना है, उसमें डेवलपमेंट है, न्यूनतम इन्वेंसिव प्रक्रियाओं की बढ़ती हुई जो जरूरत है और जो बुजुर्ग आबादी है उसके अंदर जो जॉइंट्स है उसमें जो रोगों की लगातार हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, यह भी एक इसका मुख्य कारण है। भारत में वर्तमान के अंदर 300 से ज्यादा ऐसे रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम्स हैं जो अलग अलग अस्पतालों के अंदर इस वक्त में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जो इस तकनीक की व्यापक स्वीकृति है, जो लगातार इसे अडॉप्ट लोग कर रहे हैं, वो ये बता रहा है कि भारत के छोटे शहर इस सर्जरीज के अब केंद्र कहीं ना कहीं बन रहे हैं। छोटे शहरों के अंदर लगातार अब लोग जो हैं वो इन सर्जरीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, जहां इसमें रोबोट्स लगाने की भी जो प्रक्रिया है वो तेजी के साथ बढ़ रही है। वहीं अभी तक जो कन्वेंशनल टेक्निक्स थी इन ऑपरेशंस को लेकर, उसकी तुलना में जो रोबोटिक सर्जरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर। दरअसल इसकी एक बड़ी वजह भी है कि इसके बहुत लाभ हैं अगर रोबोटिक्स का इस्तेमाल जो है इन सर्जरीज में किया जाता है इसमें, क्योंकि जो लंबे वक्त तक जो रोगी है, जो पेशेंट है, उसमें बहुत जल्दी रिकवरी देखने को मिलती है। अस्पताल के अंदर उसे कम वक्त जो है रहना पड़ेगा। जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं किसी भी तरीके की सर्जरीज में, उसका जोखिम बहुत ज्यादा कम यहां पर हो जाता है और जो रिजल्ट हैं वो बहुत ज्यादा सटीक सामने आते हैं। रोबोटिक के जरिए जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज के जो लाभ है उसे देखते हुए लोग इसे लगातार अडॉप्ट कर रहे हैं और जाहिर है इसके पीछे उनका दर्द कम होना भी है, तेज रिकवरी भी है, संक्रमण कम होना है, या इम्प्लांट के दौरान अगर किसी भी तरीके का कोई जोखिम हो उसे भी रोबोटिक सर्जरीज बहुत ज्यादा कम कर देती है। यानी कुल मिलाकर मरीजों को एक बहुत ही गुणवत्तापूर्ण देखभाल रोबोटिक सर्जरीज के जरिए मिलती है और इन सब में अब जो मेट्रो सिटीज के बाहर शहर हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो आज अर्थराइटिस को लेकर इस पूरे सेशन में हम बात करने वाले हैं रोबोटिक सर्जरीज में किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर बहुत ही जो खास रोल हैं वो मेट्रो सिटीज के बाहर वाले शहर, जैसा हमने कहा कि प्ले कर रहे हैं। इसमें मुरादाबाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस वक्त प्ले कर रहा है और जिन गेस्ट की हमने अब यहां पर जो है बात की है, जो हमें यहां पर आज ज्वाइन करने वाले हैं, जो इस वक्त इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वो है डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और हेड हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के कॉस्मोस हॉस्पिटल के अंदर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। और सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं मुरादाबाद में कॉस्मोस हॉस्पिटल के अंदर। सर हमने जो अभी बात की रोबोटिक सर्जरीज की, अर्थराइटिस को लेकर लोगों की प्रॉब्लम की, इसमें सबसे पहले लोगों के जहन में, क्योंकि कुछ लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि उनके घुटने में दर्द हो रहा है, उनकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो उसकी वजह क्या है। तो पहले तो मैं चाहूंगा सर कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये प्रॉब्लम क्या है। ये जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या जिसको यूजुअली हम घुटनों का दर्द कहते हैं जी। ये सबसे कॉमन इसका कारण जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि एक एज के साथ होती है।
जब एक सर्टेन एज के बाद आपकी जो कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज एक सतह होती है हर जॉइंट के अंदर जो कि एक बहुत स्मूथ सी सरफेस होती है जो पेनलेस होती है, और एज के साथ वो शेड ऑफ होने लगती है। जी। उसको हम डिजेनरेटिव चेंजेस कहते हैं जॉइंट के। उसको उस जब वो शेड ऑफ होती है तो जो पेन सेंसिटिविटी उस जॉइंट की बढ़ जाती है, और जब वो बोन रब करने लगती है वाइल वॉकिंग या चलने में जब भी, तो वो पेन शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ये पैथोलॉजी होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। तो ये जो एज के साथ जो आर्थराइटिस होती है, जो सबसे कॉमन आर्थराइटिस है, उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। 90% पेशेंट्स आपको उसी के मिलते हैं, और वो ओल्डर एज ग्रुप में होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अबव 50 या 60 ईयर्स के बाद होती है। लेकिन कुछ और भी आर्थराइटिस हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउटी आर्थराइटिस है, और भी बहुत सारी आर्थराइटिस हैं, वो यंगर एज में भी मिलती हैं, और वो भी जॉइंट पेन करती हैं। लेकिन सबसे कॉमन फॉर्म जो आर्थराइटिस की है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि एज रिलेटेड है और डिजेनरेटिव है। सर, किस एज में अमूमन, क्योंकि पहले तो यही कहा जाता था और आपने इसका जिक्र भी किया कि पहले तो यही कहा जाता था घुटनों का जो दर्द है वो वृद्ध जनों का या फिर जो उम्र दराज लोग हैं उनकी समस्या होती थी। तो क्या अभी ये जो सिचुएशन है ये यंग एज में भी देखने को मिल रही है? हाँ, नहीं, जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो सबसे कॉमनेस्ट फॉर्म है आर्थराइटिस की, वो तो ओल्ड एज में होती है। लेकिन जो यंगर एज ग्रुप में जो आर्थराइटिस होती है वो जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट की वजह से आर्थराइटिस होती है, और बहुत सी और ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं जिनकी वजह से जॉइंट्स के कार्टिलेज डैमेज होने लगते हैं। तो वो यंगर एज ग्रुप में भी मिलती है, लेकिन उसका नंबर उतना नहीं है। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है एज रिलेटेड ही है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो इसलिए कॉमन तौर पे यही कहा जाता है कि ये बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन यंगर एज ग्रुप में भी हमको कुछ अलग तरह की आर्थराइटिस मिलती है। जी सर, क्योंकि हमने ये देखा कि अभी तक जो इलाज की बात आती थी तो उसमें मेट्रो सिटीज का बहुत ज्यादा रुख किया जाता था, लेकिन हम देख भी रहे हैं कि डॉक्टर अनुराग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तौर पर भी जॉइंट रिप्लेसमेंट के कॉस्मोस हॉस्पिटल के अंदर भी इन चीज़ों को लेकर आप लोग बहुत काम कर रहे हैं। तो किस तरीके के अभी तक आप लोग पेशेंट्स देख रहे हैं? क्या आप लोगों का जो है एक्सपीरियंस है कि कहाँ कहाँ पर जो पेशेंट्स का इंक्रीमेंट है वो देखने को मिल रहा है? मेट्रो सिटीज में, टाउन बी सिटीज के अंदर क्या कोई डिफरेंस है बीमारी को लेकर? और फिर जब इलाज की आप लोग शुरुआत करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है? देखिए, बीमारी तो चाहे टियर 2 सिटी हो, टियर 3 हो, टियर 1 हो, एक सी होती है। अमीर हो, गरीब हो, सबको एक सी होती है। बीमारी तो किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। हाँ, सिटीज जरूर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो ऐसा है कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम छोटी सिटीज में भी, ये तो है नहीं कि बड़े सिटीज की प्रॉब्लम है कोई इस तरह की, कोई ऐसी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, वो भी नहीं है। दिस इज द एज रिलेटेड इश्यूज है। तो जैसे जैसे क्योंकि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है जी, तो पहले तो उसकी वजह से अब आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज्यादा दिखने लगी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने से और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी आदमी थोड़े अवेयर होने लगा है। तो वो कहता है कि भाई मेरे घुटने में दर्द है, मुझे चलने में परेशानी हो रही है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो मैं क्यों नहीं अपना फाइनल ट्रीटमेंट करूं और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करा लूं। तो उस वजह से ये जो संख्या है, जो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स की संख्या है, उसके बढ़ने के यही दो मुख्य कारण है। तो पहले ये अवेयरनेस क्या था कि मेट्रो सिटीज में थी, लेकिन अब क्योंकि क्वालिटी कॉन्शियस हो गया है आदमी अपनी लाइफ के लिए, तो अब वो छोटे टियर 2 सिटीज या टियर 3 सिटीज में भी जो है जाता है डॉक्टर से और चाहता है कि उसका दर्द का निवारण हो। इसीलिए जो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के नंबर है वो इन सिटीज में भी बढ़ रहा है। जी, अब सर इलाज की जब बात आती है तो जो कॉस्मोस हॉस्पिटल में आप लोग ट्रीटमेंट देते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की आप जिम्मेदारी जो है वो संभाल रहे हैं, तो क्या प्रोसेस आप लोगों का रहता है? पेशेंट्स को क्या कुछ जो है वो चीज़ें जो पहले मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल रहती थी उसे आप लोग अब टाउन बी में कॉस्मोस हॉस्पिटल में हम जो भी पेशेंट हैं वो अवेल कर सकते हैं? देखिए, कॉस्मोस हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं तो 2012 से मुरादाबाद में ये है, और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूं उस हॉस्पिटल का। तो उस लिहाज से मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट तो मैं डे फर्स्ट से, वो जब से हॉस्पिटल है उससे पहले से भी मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में करता था, लेकिन तब इतना नंबर नहीं हुआ करता था जब से अगर हम 13 साल 14 साल पहले की बात करें। लेकिन हाँ, अब काफी नंबर में पेशेंट आते हैं। अब हमने एक स्पेशल क्लिनिक करते हैं जो कि केवल ज्वाइंट से रिलेटेड ही पेन के लिए करते हैं, और उसमें वही लोग अटेंड करते हैं जिनको वाकई ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। फिर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। उनका हम इवेल्युएशन करते हैं कि उनके ज्वाइंट का फंक्शन कैसा है, उसकी कई स्कोरिंग होती हैं।
उसके कई पैरामीटर्स हैं, स्केल्स हैं, जिसपे हम ज्वाइंट, जब पेशेंट हमको पहली बार अटेंड करता है तो उस स्केल्स पे हम देखते हैं कि उसका क्या नंबर आ रहा है, क्या स्कोर आ रहा है, और फिर हम ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के बाद उसको इवेल्युएट करते हैं कि इसका स्कोर कितना इंप्रूव हुआ जस्ट इमीडिएट आफ्टर द सर्जरी। तो ये सब चीजें हैं, इस तरह से हम ओपीडी में प्रोसेस करते हैं उसको। और फिर हम पिछले 1.5 साल से रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी जो है एक बिल्कुल नई चीज है इंडिया के अंदर, बाहर तो थी लेकिन अब इंडिया में पिछले 5 साल से रोबोटिक सर्जरी का जो है, और अभी विगत 2 वर्षों में तो और भी ज्यादा चलन बढ़ा है। तो अब हम सारे ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सब रोबोटिक सर्जरी के द्वारा किए जा रहे हैं, जो कि पहले टीयर 2 सिटीज में एक सपना हुआ करता था कि कोई रोबोटिक सर्जरी होगी या रोबोटिक सर्जरी के द्वारा रिप्लेसमेंट होगी, लेकिन अब ये सब पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी का पहुंच रही है इन सब जगह तक और उसका लाभ मिल रहा है सबको। सर मैं ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि अमूमन अभी भी लोगों के मन में कई तरीके के डर रहते हैं जब भी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में, सर्जरीज के बारे में या किसी भी तरीके की सर्जरी के बारे में अमूमन डर होता है। लेकिन जब घुटनों की सर्जरी की बात आती है तो लोगों के जहन में एक डर बना रहता है। तो जब आप उनकी काउंसलिंग करते हैं तो अमूमन किस तरीके के चैलेंजेस आप लोगों के सामने आते हैं? लोगों के मन में किस तरीके के मिथ्स जो हैं वो सर्जरीज को लेकर अभी हैं? देखिए 2-3 मिथ्स हैं, खास करके जब नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी की हम बात करते हैं। एक तो ये लोग कहते हैं कि सब बहुत दर्द होगा ऑपरेशन के बाद, ये बहुत पेनफुल सर्जरी होती है। हाँ, ये मेरा मानना है कि अगर इसके पेन को ट्रीट ना किया जाए तो ये पोस्ट ऑप में पेन होता है, लेकिन अब उसके इतने तरीके हैं उसको कम करने के, पेन को या खत्म करने के, कि पेशेंट को कोई सी भी तरीके का पेन नहीं होता। तो उसके बहुत सारे तरीके हम अडॉप्ट करते हैं जिसकी वजह से पेन नहीं होता। एक तो इससे पेशेंट बहुत डरता है, उसके मन में भय रहता है। दूसरे उसको होता है कि हम क्या पता चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। ये बहुत मिथ है कि अभी हम ऐसे हैं, क्या पता इससे भी बुरे हो जाएं। तो फिर हम उनको बताते हैं कि नहीं, देखिए ये ऐसा है, ये बिल्कुल नहीं चल सकते थे और ये अब देखिए कितना अच्छा चल पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है कि हम अभी ऐसे हैं, पता नहीं ये कहां से आया है, मैं तो खुद ही नहीं समझ पाता। कितनी सक्सेसफुल सर्जरी है और इतने साल हो गए और एकदम प्रूवन सर्जरी है, लेकिन उसके बाद भी ये मिथ जनता के दिमाग में कहां से आया है, मैं खुद इस बात से हैरान हूं। मैं आपको खुद बता रहा हूं, मैं आज तक इसका कारण नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों है। लेकिन यह है कि उनको एक मिथ है, जिसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी दूर करना चाहता हूं कि ये बिल्कुल एकदम बेसलेस बात है कि आप जितने खराब हैं हम उससे भी ज्यादा खराब हो जाएंगे, इस तरह की बात करते हैं। डॉक्टर, ये जो आपने बात कही है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर, मैं अपना भी अगर एग्जांपल दूं तो जो मेरी मौसी हैं, मैं अपना रिलेशन में बताऊं, उनके घुटनों में थोड़ी दिक्कत है। वो काफी दिन से इस पेन से प्रॉब्लम वो फेस कर रही हैं। मैं उन्हें लगातार ये कह रहा हूं कि आप इसका ट्रीटमेंट लें और रोबोटिक सर्जरीज के थ्रू भी जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है वो करवाया जा सकता है। लेकिन उनका ये कहना होता है कि शायद मैं फिर ऐसी भी ना रह पाऊं, मेरे घुटनों में और भी समस्या है। ये इससे तो मैं भी 2-4 हुआ हूं। ये सिचुएशन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, और जहां तक आपने रोबोटिक सर्जरी की बात की, तो ये चीज भी मेरे सामने आई। जब रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई तो पेशेंट मेरे पास आते थे, डॉक्टर साहब हम रोबोट से ऑपरेशन नहीं कराएंगे, वो तो मशीन है, पता नहीं क्या कर देगी, हमें तो आपसे ऑपरेशन कराना है। अच्छा, फिर कहते हैं कि सर अब आप बिल्कुल ऑपरेशन नहीं करेंगे, अब रोबोट ही किया करेगा क्या ऑपरेशन? मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। रोबोट एक हेल्पिंग टूल है, रोबोट सर्जन नहीं है। सर्जन का रोल पूरा होता है, रोबोट का रोल कुछ चीजों में होता है जिससे एक्यूरेसी आती है। हालांकि हाँ, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि रोबोट का क्या रोल है, उसमें आएगा। तो ये भी लोग कहते थे कि सर हम मशीन से ऑपरेशन नहीं कराना, हमें तो आप ही से कराना नहीं। और क्या अब आप बिल्कुल नहीं है, ओटी में दिखेंगे नहीं हमें, क्या मतलब सिर्फ रोबोट ही करता रहेगा ऑपरेशन? तो ये भी एक मिथ था। तो ये बहुत मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के जहन में। और जैसा आपने कहा कि ये जो चैलेंजेस आते हैं और लोगों के मन में जो है वो डर रहते हैं, ये इस तरीके के मिथ्स जो हैं वो रहते हैं। सर पहले हमारे जो दर्शक हैं या फिर जो पेशेंट्स इस वक्त इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो कॉस्मोस हॉस्पिटल आए, मुरादाबाद पहुंचे और डॉक्टर अनुराग से वो ट्रीटमेंट लें, उन्हें सबसे पहले आप प्लीज ये बताइए कि जब ये ट्रीटमेंट होगा तो उसमें क्या इलाज है इसका? ये जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है एग्जैक्टली है क्या? देखिए ज्वाइंट, एक तो सबसे बड़ा बात यह है कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में, जैसे कि उसका नाम है, लोग कहते हैं बिल्कुल ज्वाइंट को रिप्लेस कर देते हैं। तो ठीक है, वो एक सर्जरी का नाम है, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी या आर्थोप्लास्टी कहते हैं जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में। उसमें ये नहीं है कि हम एकदम ज्वाइंट को निकाल के तहस नहस करके और एकदम उसमें नया ज्वाइंट लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है।
ये एक्चुअली रीसर्फेसिंग होती है। जो कार्टिलेज, जैसे मैंने शुरू में आपके टॉक में बताया था जी। कि जो कार्टिलेज है, जो कि एक सरफेस होती है जो शेड ऑफ होने लगती है, और जो डिजेनरेटिव सरफेस होती है, उस डिजेनरेटिव सरफेस को हम आर्टिफिशियल सरफेस से रिप्लेस करते हैं। दैट इज रिप्लेसमेंट। ये नहीं कि हम सब उसको मतलब बहुत बड़ा पार्ट निकालते हैं उसका, तो वो उसको निकाल के और आर्टिफिशियल सरफेस लगा देते हैं, और उसके बीच में एक स्पेसर होता है। तो ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। जब वो सरफेस आर्टिफिशियल सरफेस से रिप्लेस हो जाती है तो पेन सेंसिटिविटी उसकी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से पेन होना बंद हो जाता है, क्योंकि वही पेन का कारण होता है। तो ये है एक्चुअली, दिस इज अ रीसर्फेसिंग सर्जरी। एक मेरे पास मॉडल रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। जी सर, प्लीज। जरा आप देखिए, अपने शायद दर्शकों को ये देख पाए। हाँ, ये देखिए, ये इस तरह से, ये जो है ये आर्टिफिशियल प्रोसेसेस बिल्कुल एग्जैक्टली आपको दिख पा रही है। जी, इस तरह से ही लगा होती है। ये देखिए, ये फीमर, ये थाई बोन है ये वाली, और इस पे ये लगी हुई है ये चीज, और ये नीचे की लेग बोन है, इस पे ये वाली ये लगा हुआ है। तो ये समझ लीजिए दोनों की सरफेसेस को हमने रिमूव कर दिया और ये नी आर्टिफिशियल नी जॉइंट हो गया। दिस इज एक्चुअली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। ये टोटल नी रिप्लेसमेंट का मॉडल है जो मैंने आपको दिखाया। पार्शियल का भी है, जो हम उसकी बात करेंगे तो हो सकता है कि आपके टॉक में अगर उसका चर्चा हो तो उसको भी मैं दिखाऊं। जी सर, आप तो इस तरह से होती है। तो ये तो इसमें मतलब जॉइंट रिप्लेसमेंट जो सर्जरीज हैं, क्या इसमें भी अलग अलग मतलब कैटेगरी है कि किसको किस लेवल का ट्रीटमेंट जो है वो देना है? कुछ इस तरीके का भी फर्क है? हाँ, देखिए, अभी अगर हम बात करें मेनली, अगर हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करते हैं, अभी अगर मेन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करें तो दो तरह की जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी यानी में, एक तो होता है टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसमें हम पूरी फीमर यानी कि जो थाई बोन की सरफेस है और टिबिया यानी जो लेग बोन की सरफेस है उसको रीसरफेस करके या उसको रिप्लेस करके जॉइंट लगा देते हैं आर्टिफिशियल। इसी में एक तरीका होता है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है, यूजुअली क्या होता है कि हमारा जो नी है उसका 95% टाइम्स जो उसके अंदर का भाग होता है, जिसे हम मीडियल साइड कहते हैं नी की, जो कि इनर पार्ट होता है, वो डैमेज होता है और आउटर पार्ट यूजुअली नहीं होता डैमेज। तो जो पेशेंट अर्ली स्टेज में आ जाते हैं, जिनके केवल जो आर्थराइटिस केवल इनर पार्ट तक ही सीमित रहती है और उनका आउटर पार्ट ठीक होता है, तो उनको हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं। जैसे कि हाफ नी रिप्लेसमेंट होता है, तो उसका जो उसमें क्या है कि नेचुरल नी की फीलिंग आती है और उसमें कोई लिगामेंट को हमें कट नहीं करना पड़ता। यूजुअली हमको एक लिगामेंट मिनिमम हमको टोटल नी रिप्लेसमेंट करते समय कट करना पड़ता है। अगर हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमको कोई लिगामेंट कट नहीं करना पड़ता, केवल वो वाला भाग जिसमें कि डिजीज है, अंदर वाला भाग जिसको मीडियल साइड कहते हैं, उसको हम रिप्लेस करते हैं। उसका एक मॉडल है, मैं आपको दिखा देता हूँ जी सर स्क्रीन पर। ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये जो है नी है और ये इसका बाहर वाला भाग है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, देखिए ये, और ये अंदर वाले भाग को हमने रिप्लेस किया हुआ है, इसको पार्शियल नी कहते हैं। ये देखिए, ये वाला भाग नॉर्मल है, तो इसको हम पार्शियल नी कहते हैं। तो ये उन्हीं लोग पेशेंट्स में हो सकता है जो अर्ली स्टेज में आ जाते हैं आर्थराइटिस के। अगर बहुत लेट स्टेज में आते हैं तो उनमें ये संभव नहीं है, क्योंकि फिर उनका अंदर वाला बाहर वाला भाग भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर उसमें टोटल नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। यानी अगर किसी को प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो जितनी अर्ली स्टेज में आएगा उसका ट्रीटमेंट जो है उतना इजी रहेगा, उसके लिए बेटर होगा। यस, इजी रहेगा, बेटर रहेगा। ये तो है ही है। देखिए, हमेशा डॉक्टर को अर्ली स्टेज में ये है कि अभी और देखते हैं, अभी और करते हैं, जो उसको आगे उसको बढ़ाने वाली बात है, जिसको कहते हैं कि टालने वाली बात है, वो नहीं होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, डिजीज और बढ़ती है। तो डॉक्टर को हमेशा अर्ली स्टेज में ही आपको कंसल्ट करना चाहिए ताकि आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। सर, जब हम आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, कॉस्मोस हॉस्पिटल के अंदर मुरादाबाद में डॉक्टर अनुराग, उनकी पूरी टीम एज ए डायरेक्टर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तौर पर, मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर, आप लोग जब आर्थराइटिस को ट्रीट करते हैं तो क्या सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट के अंदर ही वर्क होता है या फिर और भी आर्थराइटिस के जो है एरियाज हैं? नहीं, हम आर्थराइटिस को किसी भी लेवल से ट्रीट करते हैं। हम एक्चुअली, मैं तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हमारी टीम में रिमेटोलॉजिस्ट भी हैं। तो जो इनिशियल स्टेज की आर्थराइटिस होती है या जिनका ट्रीटमेंट केवल मेडिसिन के द्वारा संभव है, तो वो रिमेटोलॉजिस्ट का काम होता है, तो वो रिमेटोलॉजिस्ट करते हैं।
मेरे पास तो पेशेंट उस स्टेज में आता है जब उसको सर्जरी की जरूरत होती है। ओके। अगर सर्जरी की जरूरत नहीं है तो वो पेशेंट मेरे जो रेमेटोलॉजिस्ट है मेरी टीम में वो जी। देखते हैं। तब उनको मेडिसिन के थ्रू भी क्योर किया जा सकता है, लेकिन अगर सिचुएशंस जी आगे जी जी वर्स्ट होती हैं तो उसके लिए फिर हम सर्जरीज पर जा सकते हैं। हाँ, तो उसको ऑपरेशन जी सर्जरी पे सर, क्योंकि आपने बताया कि जो रोबोटिक सर्जरीज हैं वो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, तो इस सेक्टर में रोबोटिक्स के जरिए किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं और रोबोटिक सर्जरीज एक्चुअल में क्या है, जो कि जैसा आपने बताया कि बहुत मिथ है लोगों के जहन में रोबोटिक सर्जरी को लेकर भी कि क्या रोबोट्स सर्जरी करते हैं, डॉक्टर अनुराग अब ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। कर रहे हैं। जी जी हाँ बिल्कुल, सबसे पहला बिट तो यही है और इसी से मैं शुरू करूंगा इस बात को कि जो लोग कहते हैं कि क्या रोबोट ही सर्जरी करेगा डॉक्टर साहब आप नहीं करेंगे, ये ऐसा नहीं है। रोबोट एक हेल्पिंग टूल होता है, एक ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एआई बेस्ड एक मशीन है जिसमें जो सबसे पहले आपके नी जॉइंट की या जॉइंट रिप्लेसमेंट की प्लानिंग करती है। प्लानिंग इन द सेंस के एक पेशेंट आता है उसका हम सीटी स्कैन कराते हैं और सीटी स्कैन के बाद उसकी एक 3D पिक्चर डेवलप की जाती है उसके जॉइंट की, और उस 3D पिक्चर में रोबोट प्लान करता है कि कहाँ से कितना कट लेना है, हमको कितने मिलीमीटर का रखना है, कितना एंगल रखना है, और वो प्लानिंग भी सर्जन की हेल्प के द्वारा होती है। ऐसा नहीं कि रोबोट अपने आप करता है। उस प्लानिंग के बाद फिर रोबोटिक आर्म को वो फिर ऑपरेशन के दौरान वो प्लानिंग के तहत ही रोबोटिक एक आर्म होती है जो जिसमें के एक इक्विपमेंट है जो के बोन को कट करता है। तो वो आर्म का कंट्रोल सर्जन के हाथ में होता है, लेकिन आर्म में जो भी डाटा होता है, जो भी एंगल हमने फीड किया होता है, वो उसी के अनुसार उसी एंगल पे उतने ही मिलीमीटर का कट लेती है बोन का, जिससे कि प्रिसीशन बहुत ज्यादा होता है और उसी से ऑपरेशन की गुणवत्ता बहुत बढ़ती है। तो रोबोट एक टूल है जिसकी वजह से प्रिसीशन भी बढ़ा है, जिसकी वजह से प्लानिंग भी बहुत बेटर हो जाती है। और लेकिन वो सर्जन नहीं है, सारा कंट्रोल और रोबोट को जो इनपुट देना है वो सर्जन का काम है। अगर रोबोट को सर्जन प्रॉपर इनपुट नहीं देगा तो रोबोट तो गलत चलेगा ना। तो सर्जन का पूरा रोल है, रोबोट का रोल सिर्फ प्रिसीशन में है और प्लानिंग को हेल्प करने में है। सर ये बताइए कि इससे जब मरीज को, जैसा आपने कहा कि प्रिसीशन बहुत एक्यूरेट होता है, तो इससे पेशेंट की रिकवरी में किस तरीके के बेनिफिट्स जो हैं वो मिलते हैं उन्हें? इससे रिकवरी में ये बेनिफिट मिलते हैं कि सॉफ्ट टिश्यू की हैंडलिंग कम होती है रोबोट से, और जितने भी उसके आसपास मसल्स होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, उनको हम प्रॉपर तरीके से सेव कर पाते हैं। और तो इसलिए उसमें पोस्ट ऑपरेटिव पेन और ब्लड लॉस ये सब कुछ काफी कम होता है और उसकी रिकवरी फास्ट होती है। उसको रिहेबिलिटेशन की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती जितनी कि हम कन्वेंशनल सर्जरी में पड़ती है। ये सब उसका वो है, और प्रिसीशन अच्छा होने की वजह से जो इम्प्लांट की लॉन्जेविटी है वो ज्यादा हो जाती है। अगर आपने कन्वेंशनल तरीके से ऑपरेशन किया हुआ है, मान लीजिए उसमें कुछ 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर भी कोई आपका एंगल या दो गड़बड़ है, तो उसमें एक एबनॉर्मल प्रेशर एक साइड पे आएगा, एक साइड पे थोड़ा डिफरेंट प्रेशर आएगा, तो उससे इम्प्लांट की लॉन्जेविटी कम हो जाती है। इम्प्लांट जो मान लीजिए 20 साल चलना है वो हो सकता है कि 15 साल चले या 10 साल चले। तो इन सब चीजों की वजह से रोबोटिक सर्जरी का महत्व है। सर जब कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो क्या उसको कन्वेंशनल जो मेथड है उसके साथ ट्रीटमेंट दिया जाएगा या रोबोटिक्स के तहत जो है वो दिया जाएगा? क्या इस तरीके का भी कुछ डिस्कशन आप लोग करते हैं या फिर हर कोई जो है वो रोबोटिक्स का जो ट्रीटमेंट है वो अडॉप्ट कर सकता है? नहीं, ऐसा है कि हम दोनों ऑप्शन उसको देते हैं कि आपको रोबोटिक करानी है या कन्वेंशनल करानी है। कुछ लोग कन्वेंशनल में खुश रहते हैं, लेकिन अब मैंने देखा है कि काफी लोग जो है रोबोटिक की तरफ उनका झुकाव है और वो चाहते हैं कि हमारी रोबोटिक सर्जरी हो। तो रोबोटिक की तरफ थोड़ा सा है, इंक्लिनेशन बड़ा है पेशेंट का, लेकिन हम दोनों ऑप्शन देते हैं उनको, कन्वेंशनल से आपको कराना है कि रोबोटिक से कराना है। सर कॉस्मोस हॉस्पिटल में जब आप लोग रोबोटिक सर्जरीज को, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा जो है वास्ट एरिया है, क्योंकि ना सिर्फ घुटनों का पेन, अगर आप बात करें जो जॉइंट्स हैं, चाहे वो आपका हाथ है, चाहे वो आपका हिप बोन है, वहां पर भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या वहां उसमें भी रोबोटिक सर्जरी सक्सेसफुल है? उसका ट्रीटमेंट भी कॉस्मोस हॉस्पिटल में आप लोग करते हैं? नहीं, अभी केवल हम रोबोटिक सर्जरी से केवल 3
जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं तीन तरह के। एक तो टोटल हिप नी रिप्लेसमेंट करते हैं, जी। एक टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं और एक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करते हैं। अभी रोबोटिक्स में सिर्फ इतना ही अवेलेबल है, लेकिन आगे आने वाले समय में स्पाइन के ऑपरेशंस और शोल्डर के ऑपरेशंस भी रोबोटिक्स से होंगे, लेकिन वो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। वो अभी नहीं है यहाँ पर। आप किस तरीके का और डेवलपमेंट इस रोबोटिक सर्जरीज में देख रहे हैं और इनका किस तरीके का फायदा आप देख रहे हैं, और जिस तरीके का डेवलपमेंट पिछले वक्त में हुआ है और पेशेंट्स को इसका किस तरीके से फायदा मिल रहा है? डेवलपमेंट तो यही हुआ है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि रोबोटिक सर्जरी जैसी चीजें जो है टियर 2 टाउन में आ गई हैं। टेक्नोलॉजी आप कहाँ पहुंच रही है, आप ये सोचिए कि जहाँ पे आपसे 15 साल पहले जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल से एक महीने में 2 या 1 हुआ करते थे, वहां पे अब रोबोटिक सर्जरी 15 साल में रोबोटिक सर्जरी होने लगी। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी का, और टेक्नोलॉजी इतने छोटे सिटीज में भी पहुंच रही है। एक चीज तो ये है, और दूसरे रोबोटिक सर्जरी का फ्यूचर है। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि इसके जो जो फायदे हैं वो आपको पता ही हैं, और आगे आने वाले समय में और भी सर्जरीज रोबोट के द्वारा होंगी। और ये तो मैं सिर्फ केवल ऑर्थोपेडिक्स के रोबोट की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी एब्डोमिनल सर्जरी है, प्रोस्टेट की सर्जरी है, यूरोलॉजी है, ये सब भी रोबोटिक सर्जरी के द्वारा होने लगा। वो भी टियर 2 सिटीज में अब काफी आने लगी है। तो टेक्नोलॉजी तो पहुंच ही रही है, और धीरे धीरे बहुत सारा चीजें जो है रोबोटिक सर्जरी के द्वारा होने लगेंगी, जिससे कि क्वालिटी ऑफ सर्जरी बहुत इंप्रूव करेगी। सर, एक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का जैसे आपने जिक्र किया था, एक फुल नी रिप्लेसमेंट का आपने जो है वो जिक्र किया। अब रोबोटिक सर्जरीज में क्या इससे ज्यादा बेनिफिट जो है वो पार्शियल नी सर्जरी वालों को होता है? उन्हें ज्यादा बेनिफिट इसमें रहता है? हाँ, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। ये पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में ना जो एक्यूरेसी की आवश्यकता टोटल नी रिप्लेसमेंट से भी अधिक होती है। ओके। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक तरफ आपकी नॉर्मल बोन और नॉर्मल जॉइंट होता है, और उसी नी में जो दूसरा हिस्सा है नी का, उसमें आप डिजीज जॉइंट होता है। तो डिजीज जॉइंट को आप रिप्लेस करते हैं, लेकिन नॉर्मल जॉइंट तो नेचुरल होता है। क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने डिजीज जॉइंट में जो अगर एक्यूरेसी के साथ आपने उसमें इम्प्लांट नहीं लगाया, वो इम्प्लांट थोड़ा टाइट हो गया, तो उसका इफेक्ट दूसरी तरफ आने लगता है, जो कि नॉर्मल साइड है। तो क्या अगर आपने वो ढंग से परफॉर्म नहीं है की गई है वो सर्जरी, उसमें प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिए गए हैं, उसमें अगर उसमें टिश्यू की टेंशन ज्यादा है और इम्प्लांट का साइज प्रॉपर नहीं है, तो वो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट फेल कर जाता है, क्योंकि उसकी डिजीज की दूसरी तरफ की वो डिजीज डेवलप होने लगती है, जो कि नॉर्मल साइड है। तो उसमें पार्शियल नी और खराब रहता है। पता लगा कि हमने एक अच्छे के लिए किया, लेकिन हमने दूसरी तरफ भी उसको और डिजीज दे दी। तो इसलिए उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होने के कारण उसमें रोबोटिक का बहुत ज्यादा एडवांटेज है। पार्शियल नी में टोटल नी से ज्यादा एडवांटेज है रोबोटिक। सर, क्योंकि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में आपने कहा कि वक्त पर अगर व्यक्ति आए तो उसको बहुत बेहतर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, और आपने रोबोटिक सर्जरी का इंपॉर्टेंस भी इसमें बता दिया है। तो आप कैसे कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हमें इस वक्त यहाँ पर देख रहे होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि उनकी क्या सिचुएशन है और उन्हें डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए, कब उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि पहले पार्शियल नी का ये होता था, इससे पहले लिटरेचर में डिस्क्राइब था कि अगर पेशेंट यंग है और उसको आर्थराइटिस डेवलप हो रही है और उसके हाफ नी में आर्थराइटिस है, हाफ नी उसका नॉर्मल है, तो वो कैंडिडेट पार्शियल नी के लिए फिट है। वो बात ठीक है कि होनी तो हाफ नी में ही चाहिए, दूसरी तरफ का नी साउंड होना चाहिए। लेकिन ये जो मिथ था पहले कि यंगर पेशेंट्स में ही हम पार्शियल नी करना चाहिए हमको, ये नहीं है। अब एज इसके लिए अब कोई बार नहीं है। मान लीजिए एक 50 में एक आता है, उसका मीडियल साइड यानी जो अंदर वाली साइड है वो खराब है और बाहर वाली साइड ठीक है, उसका हम पार्शियल नहीं करते हैं, एग्रीड। लेकिन एक 70 ईयर्स की एज में एक पेशेंट आता है, उसकी भी बाहर की साइड ठीक अच्छी हो सकती है, हेल्दी हो सकती है, इतनी हेल्दी हो सकती है जितनी कि 50 साल के व्यक्ति की है, और उसकी अंदर की साइड खराब है। तो पहले कहता है कि नहीं अगर 70 ईयर्स का टोटल कर दो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। 70 ईयर्स के पेशेंट्स में भी हम पार्शियल नहीं कर सकते। तो एज का इसमें एक लिमिटेशन थोड़ा सा ये हुआ है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम यंगर में ही करें। 70-75 ईयर्स की एज में अगर दूसरी साइड हेल्दी है तब भी आप पार्शियल नहीं कर सकते हैं।
एक तो इसका ये एडवांटेज है सबसे बड़ा। ओके सर, जो किस तरीके के जो पेशेंट्स हैं जो पार्शियल नी का जो ट्रीटमेंट जो है वो लेना चाहते हैं, या इसमें भी कोई कैटेगरी है कि इस एज ग्रुप में आएंगे तो आपको इस तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा या आपकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं, और क्या पार्शियल नी के बाद वो मेजर सर्जरी अगर उसका ट्रीटमेंट वक्त पर नहीं होता है तो वो ज्यादा जो है वर्स्ट हो सकती है, क्या इस तरीके की सिचुएशंस हैं? देखिए, अगर आपने जैसे आपके आर्थराइटिस है, आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, आप 50s में आए, आप मैंने पार्शियल नी कर दिया। पार्शियल नी का जो वो है कि कितना उसकी लॉन्जेविटी है, मान लीजिए 15 साल या 20 साल तक पार्शियल नी रहा, आप 70 ईयर्स के हुए तब आप टोटल नी करा सकते हैं, क्योंकि 50 ईयर्स बहुत अर्ली एज है। अब वो उसी पेशेंट का हम 50 ईयर्स में टोटल नी कर देते हैं मान लीजिए जी, तो जब वो 70 ईयर्स में उसकी रिवीजन सर्जरी होगी तो वो बहुत बड़ी सर्जरी होगी, वो ज्यादा डैमेजिंग होगी बोन को, ज्यादा सॉफ्ट टिश्यू डैमेजिंग सर्जरी होगी, और उस एज में जाके उतनी बड़ी सर्जरी के लिए पेशेंट की फिटनेस होगी कि नहीं होगी। इसलिए हम लोग यंगर एज में तो इसलिए प्रीफर करते हैं पार्शियल नी, ताकि जो अभी टोटल नी वाला जो ऑप्शन है वो उसका 70 ईयर्स में जाके ओपन रहे। और अगर मान लीजिए कोई 70 ईयर्स में आता है जी जी और उसका दूसरी साइड हेल्दी है, तो अगर वो 15-20 साल चल गई तो उसको नेचुरल नी की फीलिंग रहेगी, और क्योंकि विद एज आपकी एक्टिविटी उतनी नहीं रहती, तो जो 70 ईयर्स में जो पार्शियल नी कराता है, तो मान लीजिए कि 50 साल में जिसका पार्शियल नी हुआ है उसका एक्टिविटी लेवल 70 ईयर्स के पेशेंट से ज्यादा होगा। तो 50 साल में अगर आपका पार्शियल नी हुआ है और आपका 15 साल चला, 20 साल चला, अगर 70 ईयर्स में हुआ तो एक्टिविटी लेवल 90 ईयर्स में उतना तो नहीं रहता, तो मुझे लगता है कि पूरी लाइफ उसका काम करेगा। तो दोनों तरह से ये जस्टिफाइबल है, 50 ईयर्स में भी पार्शियल नी जस्टिफाइबल है, 70 ईयर्स में भी जस्टिफाइबल है, बशर्ते कि आपका दूसरी साइड का नी ठीक होना, मतलब उस नी का हाफ पार्ट ठीक होना चाहिए। जी डॉक्टर अनुराग, क्योंकि हम देख रहे हैं कॉस्मोस हॉस्पिटल के अंदर जो लगातार पेशेंट्स हैं उनका, क्योंकि हम लगातार जब रिसर्च कर रहे थे, हमने जब इस प्रोग्राम को आर्थराइटिस के बारे में लोगों के बीच में एक जानकारी पहुंचे, इसके लिए जब हमने सोचा कि आपको जो है इनवाइट करें और लोगों तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करें, उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि भारत क्योंकि कैपिटल कहीं ना कहीं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज की इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है, और जो मेट्रो सिटीज के बाहर के जो टाउन्स हैं वहां पर, सपोज हमने मुरादाबाद का यहाँ पर जिक्र किया, कॉस्मोस हॉस्पिटल का जिक्र किया, वो अब एक ऐसे सेंटर्स के तौर पर उभर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत सुविधा हो रही है। अब उन्हें मेट्रो सिटीज की ओर ट्रांसफर जो है वो नहीं होना पड़ता है, वहां बार बार जो है वो ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। आप लोगों को ये भी जरूर बताएं हमारे कि कैसे आर्थराइटिस से जो है वो बचा जा सकता है, किस तरीके के प्रिकॉशंस जो हैं वो लिए जा सकते हैं। देखिए, आर्थराइटिस से प्रिकॉशन तो यही है कि आप अपने नी को कोशिश करें कि जितना अच्छी तरह से प्रिजर्व रहे वो बेटर है। जैसे कि हार्ड सरफेस पे बहुत ना दौड़ें, हार्ड सरफेस पे कोई इस तरह की एक्सरसाइज ना करें, या अगर आपको आर्थराइटिस के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो स्क्वेट ना करें, जैसे कि पालथी मार के ना बैठें, और स्क्वेट करते हैं स्क्वेटिंग बिल्कुल ना करें, क्रॉस लेग ना बैठें, स्टेयर्स का यूज कम करें, जहां पॉसिबल हो लिफ्ट से जाएं। तो इस तरह से अगर आपको थोड़े सिम्टम्स, अगर आपके इनिशियल स्टेज के सिम्टम्स हैं तो आप अपने ज्वाइंट को एक लंबे समय तक ले जा सकते हैं अगर आप ये प्रिकॉशन रखें। लेकिन अगर आप प्रिकॉशन ये नहीं रखेंगे, आप अपने ज्वाइंट का को अच्छी तरह से नहीं प्रिजर्व करना चाहते हैं और सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं, तो वो और रैपिड हो जाता है और जल्दी बढ़ने लगती है डिजीज, और आपको और जल्दी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको अपनी जो है दिनचर्या में थोड़े से बदलाव अगर आप करते हैं तो उन चीजों को आप डिले कर सकते हैं, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। बिल्कुल सर, डिले कर सकते हैं जी, प्रिजर्व कर, ज्वाइंट को जितना प्रिजर्व कर सकते हैं उतना अच्छा है। ओके सर, क्योंकि मुरादाबाद में जब आप इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं तो हमने, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ इससे पहले सिर्फ ऑप्शन हुआ करता था, और अब हम देख रहे हैं कि मुरादाबाद जैसे सिटीज़ जो हैं, कॉस्मोस हॉस्पिटल एक ऐसी सर्विस लोगों को जो है प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पर कि वो आए और रोबोटिक सर्जरीज का फ़ायदा वहाँ पर भी ले सकें। तो कहाँ पर आप देख रहे हैं अपनी इन सर्विसेज को, मुरादाबाद को वर्ल्ड मैप पर लाने की क्या कोई कोशिश है? मेट्रो सिटीज़ को आप लोग पूरी तरह से इस वक्त चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, हम किसी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। हाँ। बहुत बड़ा दायरा है, देश बहुत बड़ा है और पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है।
आप ये मान के चलिए कि मेट्रो सिटीज में जितने नंबर ऑफ सर्जरी हो रहे हैं आगे आने वाले 5-10 साल में वो भी बढ़ेंगे और टीयर 2 में जो हो रहे हैं वो भी बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन आपने जहां तक कहा कि मुरादाबाद को किसी मैप पे लाने की बात है, तो जब मैंने रोबोट इंस्टॉल हुआ था मेरे यहाँ, तो शायद ये उत्तर प्रदेश का पहला या दूसरा इंस्टॉलेशन था और देश में तब मतलब 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। और उसके बाद इतने सारे रोबोट लगे, अब यूपी में भी बहुत सारे रोबोट हैं, देश में भी बहुत सारे रोबोट बढ़ गए हैं, तो हर चीज डेवलप तो हो ही रही है। लेकिन मैंने टेक्नोलॉजी को थोड़ा अर्ली अडॉप्ट किया, छोटे सिटी होने के बावजूद भी। तो मेरी ये कोशिश है कि हम लोग बिल्कुल जैसे कि टेक्नोलॉजी के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चलें, हम उसमें कहीं पीछे ना रहें, चाहे वो मेट्रो सिटी हो या कोई हो, लेकिन सबका अपना दायरा है, सबकी अपनी क्लाइंटेल है। मेट्रो सिटीज की भी में भी पेशेंट्स बढ़ेंगे, छोटे सिटीज में भी बढ़ेंगे और ये सब लाभान्वित हूं, मैं तो यही चाहता हूं इससे। जी सर, मैं क्योंकि हम अंत में इस प्रोग्राम के पहुंच गए, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा अगर आप हिप रिप्लेसमेंट के बारे में भी हमारे दर्शकों को यहां पर बताएं कि उन्हें भी किस तरीके से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए इस ओर भी अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकें। नहीं, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट में रोबोट का रोल है, ऐसी हिप रिप्लेसमेंट में भी रोबोट का काफी रोल है। जी, हिप रिप्लेसमेंट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी, हम जब ज्वाइंट ऑपरेट करते थे, जो हम आई बॉलिंग से करते थे, हमको लगता था नहीं, हाँ ये जगह ठीक है, ये एंगल ठीक है, ये इंक्लिनेशन ठीक है, ये हिप का सेंटर है, मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि हम मतलब यूं ही एक्सपीरियंस से डिसाइड करते थे, आई बॉलिंग से डिसाइड करते थे। अब उनको आपको आई बॉलिंग और उसकी जरूरत नहीं है, अब वो प्रिसाइज एंगल आपको मिलेगा, प्रिसाइज इंक्लिनेशन मिलेगा, सब कुछ प्रिसाइज मिलेगा, तो डेफिनेटली इसका फायदा है। जी, तो मैं तो चाहता हूं, मैं तो ये कहूं कि कोई भी सर्जरी चाहे नी हो या हिप हो रिप्लेसमेंट की, और उसका डेफिनेटली रोबोट की उसमें एज तो है ही है। जी, यानी टेक्नोलॉजी का अगर आप फायदा लेते हैं तो उससे आपके रिकवरी में आपको बहुत अच्छा जो बेनिफिट है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और डॉक्टर अनुराग जो हैं वो पिछले 2 डिकेड से लगातार इस तरीके की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो अपने पेशेंट्स का कर रहे हैं। कॉस्मोस हॉस्पिटल के अंदर बाकायदा जो सर्जरीज हैं इस तरीके के ऑपरेट कर रहे हैं डॉक्टर अनुराग। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुरादाबाद सिटी के अंदर ये तमाम जो सुविधाएं हैं, रोबोटिक सर्जरी की जो सुविधा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसे अवेल करा रहा है डॉक्टर अनुराग की पूरी टीम कॉस्मोस हॉस्पिटल। जहां से जिन पेशेंट्स के मन में, क्योंकि हमने कोशिश यही की है कि डॉक्टर अनुराग के जरिए उन मिथ्स को हम दूर करें, किसी भी तरीके की घबराहट है तो पूरी टीम है यहां पर कॉस्मोस हॉस्पिटल की। डॉक्टर अनुराग जैसे सर्जन हैं जो मुरादाबाद में आपको ये सभी बेनिफिट्स जो हैं वो दे सकते हैं और आपका अर्थराइटिस है वो ठीक हो सकता है, बेहतर तरीके से हो सकता है। और डॉक्टर अनुराग, अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे कि किसी को कोई घबराने की जरूरत है या फिर नहीं है, या आराम से इस सर्जरी को करवा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और ये सर्जरी बहुत रिवार्डिंग सर्जरी है। ये जब तक आदमी नहीं कराता है तब तक उससे डरता है, लेकिन जिस दिन करा लेता है वो ये कहता है कि मैंने पहले क्यों नहीं कराई, मैंने जितने भी दिन देर किया उस पेन से मैं परेशान रहा, ये मुझे पहले करा लेनी चाहिए थी। ये रिग्रेट होता है उसका हमेशा कराने के बाद, लेकिन कराने से पहले जो घबराहट होती है उसकी वजह से बहुत लोग इसको डिले करते हैं। तो मेरी अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, डॉक्टर को कंसल्ट करिए, और अगर सर्जरी की आवश्यकता है तो उसको जरूर कराइए, उसको फिर बहुत डिले मत करिए। बिल्कुल। और अगर आप मुरादाबाद के आसपास रहते हैं, मुरादाबाद में रहते हैं, तो आप डॉक्टर साहब से जरूर कंसल्ट करा सकते हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आपको देंगे। और सर बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी टीम को, कॉस्मोस हॉस्पिटल की पूरी टीम को, जो इस वक्त बेहतर काम जो है मुरादाबाद में रोबोटिक सर्जरी जैसी तमाम टेक्नोलॉजी के साथ जॉइंट रिप्लेसमेंट का काम तमाम मरीजों के लिए कर रहे हैं, उनके लिए वरदान आप लोग साबित हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत। तो फिलहाल इस अर्थराइटिस को लेकर जो हमारी कोशिश थी कि आप तक जानकारी तमाम हम यहां पर पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत डिजिटल के साथ। धन्यवाद।